अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना 11वां ऑनलाइन लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इसमें हम अपना नया चैप्टर जो है तो वो स्टार्ट करेंगे। दैट इज रिगार्डिंग द सप्लाई सिस्टम। ये चैप्टर इसको मैं मेंशन कर लेता हूँ। चैप्टर इज चैप्टर चैप्टर नंबर 7, सप्लाई सप्लाई system. And this chapter is basically from the book by Principles of Power System by V.K. मेहता। तो चले इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखें, बेसिकली ये चैप्टर आपके पास इसके नाम से भी आप देख सकते हैं, सप्लाई सिस्टम। नाउ चूँकि हम इलेक्ट्रिकल पावर की हम बात करें या पावर सिस्टम की हम बात करें, तो पावर सिस्टम आपके पास स्टार्ट होता है फ्रॉम द जनरेशन। फिर उस जनरेशन को जो है तो हम चूँकि पावर हमें रिक्वायर्ड होती है टू द लोड, तो इस पावर को अभी डिस्पैच करना और इसको लोड तक पहुंचाने के लिए हमने इस पावर को बेसिकली क्या करना होता है, इसको हमने सप्लाई करना होता है या आप कह सकते हैं इसको डिस्पैच करना होता है। तो अभी जो सिस्टम आपके पास ये पावर लेके जाती है फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन या फ्रॉम द जनरेटिंग पॉइंट टू द लोड पॉइंट, तो बेसिक तो उसके बीच में जितने भी आपके पास ये सिस्टम है जो ये पावर जनरेशन से लोड तक सप्लाई करती है, तो दैट सिस्टम इज द सप्लाई सिस्टम। तो इसमें अगर हम देखें तो इस सप्लाई सिस्टम में मेनली अगर हम किसी भी स्टेशन को अगर हम लें, तो अगर मैं ड्रॉ करूं, तो कोई भी आपके पास जो सिस्टम है पावर सिस्टम, अगर उसको हम सिंपली या बेसिकली ड्रॉ करें, तो ये आपके पास जनरेटिंग स्टेशन, फिर जनरेटिंग स्टेशन से आप इसको क्या करते हैं कि आप इसको थ्रू ट्रांसफार्मर जो है तो आप इसको स्टेप अप करते हैं। ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, और फिर इसको आप लेके जाते हैं टू ट्रांसमिशन लाइन। फिर आपके पास सब स्टेशन जो है, जो नॉर्मली हमारे सिटीज के आउटस्कर्ट्स में जो है तो या सिटी के अंदर जो है तो नस्ब होता है सब स्टेशन। सब स्टेशन में आपके पास दोबारा जो है तो ट्रांसफार्मर वगैरह जो है तो लगे होते हैं, जिधर आपके पास यानी जो वोल्टेज है उसकी क्या होती है, स्टेप डाउन। ठीक, अब वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप डाउन। फिर इस सब स्टेशन से आपके पास जो है तो लाइन फिर रन करती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फीडर। इसको अभी हम इन डिटेल जो है तो यानी डिस्कस करेंगे, फीडर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन बेसिक में ओवरव्यू आपको दे देती हूँ फीडर। फिर इस फीडर के बाद आपके पास ये फीडर फिर रन करता है टूवर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन अगर आप इस रेजिडेंशियल एरिया में देखें, तो दैट इज द ट्रांसफार्मर दैट इज लोकेटेड नियर टू योर रेजिडेंशियल एरिया। ठीक, जिसको यानी आपके पास 100 kVA ट्रांसफार्मर होते हैं, 200 kVA होते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर आपके रेजिडेंशियल एरिया के करीब आसपास आप देख रहे होते हैं आपके घरों के बाहर, तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ठीक, तो इसमें वो जो वोल्टेज है वो फिर स्टेप डाउन करता है फर्दर, और आप देख सकते, आप उस वोल्टेज आपको इल्म होगा कि जो लाइन वोल्टेज होती है वो बेसिकली आपके पास 400 वोल्ट होती है, और जो सिंगल फेज वोल्टेज होती है वो 220 वोल्ट। ठीक, ये
स्टेप डाउन होता है। फिर ये स्टेप डाउन होने के बाद आपके पास फिर कन्वर्ट होता है इनटू द, आपने देखे होंगे थ्री फेज और 4 वायर सिस्टम, जिसमें फिर न्यूट्रल भी रन रन होता है। और फिर इधर से फिर कंज्यूमर्स की तरफ जो है तो वो कनेक्शन जो है तो यानी यानी मूव करते हैं। यानी इसको मैं कहता हूँ कंज्यूमर 1, फिर इस तरह कंज्यूमर 2, इस तरह फिर कंज्यूमर 3 और इस तरह कंज्यूमर 4। तभी अगर हम सप्लाई सिस्टम को देखें ना, तो ये आपके पास जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक, इस तरह ये लोड है आपके पास, ठीक। तो नाउ द सप्लाई सिस्टम इज बेसिकली द सिस्टम, ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द सप्लाई सिस्टम, ठीक। तो इसमें अगर आप मेनली देखें तो एक आपके पास है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन और सेकंड आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक जो सिस्टम है दैट इज द ट्रांसमिशन, और फिर सेकंड जब आप इस वोल्टेज को आप ट्रांसमिशन सबस्टेशन में जो है तो आप जब स्टेप डाउन होता है तो इसके बाद जो फिर सिस्टम स्टार्ट होता है तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू। तो अगर इस ओवरव्यू के बेस पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि दिस चैप्टर this chapter focuses on the supply of electric power, electric power on the supply of electric power from the generating from the generating from the generating station, या आप कह सकते हैं कि from the generating side to the consumers. And this chapter focuses on the supply of electric power from the generating side to the consumer. तो क्या मतलब है इसका? It means that it includes the transmission and distribution of electric power, ठीक। तो ये मेन दो चीजें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो यानी पावर की डिस्पैच फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड साइड, तो इसके बीच में हम सप्लाई करते हैं इस पावर को। तभी सप्लाई हम जो करते हैं तो वो हम आपको वेल नोन होगा कि सप्लाई ऑफ पावर टेक प्लेस थ्रू कंडक्टर, ठीक। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो सप्लाई सिस्टम जितना भी है तो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, ऑल्दो इसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट होते हैं, जिस तरह यानी आप ये स्टेप अप और स्टेप डाउन यानी हम करते हैं तो ट्रांसफार्मर्स आप होते हैं, इस तरह फिर सब स्टेशन में स्विच गियर्स होते हैं और काफ़ी यानी इक्विपमेंट होती है प्रोटेक्शन और, लेकिन एट द बेसिक अभी अगर हम सप्लाई सिस्टम की बात करें
तो मेनली आपके पास दो चीजें जो है तो यानी इसमें रिक्वायर्ड होती है। एक आपके पास ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन भी हम करते हैं थ्रू कंडक्टर्स, और सेकंड आपके पास फिर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करते हैं थ्रू कंडक्टर्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? ट्रांसमिशन में आपके पास जो वोल्टेज होती है वो आपकी यानी वो हाई होती है, यानी इधर मैं लिख देता हूँ कि आपके पास जो वोल्टेज होती है दैट इज हाई वोल्टेज, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो वोल्टेज वो भी आपके पास हाई वोल्टेज होती है, लेकिन इसकी जो वोल्टेज होती है तो दैट इज यानी द वोल्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस एज कंपेयर टू द, यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि द वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्यों और वजह क्या है तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम ये आए कि व्हाई वी नीड ए सप्लाई सिस्टम, या हम में अगर हम ये बात करें कि व्हाई वी नीड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके आपके पास जो मेन रीजंस हैं, द रीजन इज कि जो जनरेटिंग साइट है, अगर ये आपके पास जनरेटिंग साइट है, यानी अगर हम एग्जांपल लें किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन आपके पास जो जनरेटिंग स्टेशन है, तो वो उसकी जो लोकेशन होगी तो उसकी लोकेशन आपके पास यानी किसी भी हिली एरिया के अंदर होगी डेफिनेटली, ठीक, क्योंकि आपने उधर डैम वगैरह बिल्ड करना है, उसको फिर आपने सपोर्ट करना है, तो यू नीड है हिली, या आप कह सकते हैं कि माउंटेनियस एरिया, हिली एरिया। और अगर अभी आप लोड को देखें तो लोड आपके पास जो नॉर्मली यानी लोकेटेड होते हैं तो वो आपके पास यानी प्लेन एरिया में जो है तो वो लोकेटेड होते हैं। तो इसलिए अभी इस हिल एरिया से अगर आपने लोड को आपने सॉरी पावर को अगर आपने डिस्पेच करने टूवर्ड द लोड प्लेन एरिया, तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको जो है तो यानी एक डिस्टेंस आपने ट्रेवल करनी है। तभी अगर आपने ये पावर डिस्पेच करने फ्रॉम दिस एरिया टू द हिली एरिया टू द लोड जो आपके पास फिर प्लेन एरिया होगा, तो डेफिनेटली यू नीड यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो है तो वो यानी एग्जिस्ट करती है बिटवीन दीज टू एरियाज, बिटवीन ए हिली एंड ए प्लेन एरिया। तो इसलिए इस डिस्टेंस को अभी ट्रेवल यानी इस पावर को थ्रू इस डिस्टेंस ट्रेवल कराने के लिए वी नीड कंडक्टर्स, or that conductors then constitute the transmission and distribution system, and ultimately the transmission and distribution system constitutes the supply system of any power system. So this is the main reason why we need the supply system. अभी सप्लाई सिस्टम के अंदर या अगर हम ये देखें कि अगर हम इस डिस्पैच को किसी और तरीके से देखें तो वो तरीका आपके पास हम ये भी हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी हम कह दें कि थर्मल पावर स्टेशन है, या थर्मल पावर स्टेशन को हम कोल पावर स्टेशन भी कहते हैं, या हम उसको जो है स्टीम पावर स्टेशन भी कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी कोल स्टेशन है, ठीक, तो अगर इस कोल स्टेशन ये भी आपके पास डेफिनेटली जो है तो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द लोड या फ्रॉम द कंज्यूमर। द रीजन इज कि जब आप कोल पावर स्टेशन होते हैं तो इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट आपके पास, यानी जो गैसेस जो इन द एनवायरनमेंट जो है तो फिर यानी मूव करेंगे फ्रॉम दिस कोल पावर स्टेशन। तो अगर ये आपके पास यानी नियर टू द लोड होंगे तो डेफिनेटली लोड अगर आपके पास होगा तो ह्यूमन बीइंग वो सारी चीजें जो है उधर होंगी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आपके इसकी जो यानी वेरियस गैसेस जो फिर वो यानी मूव करती है फ्रॉम दिस कोल स्टेशन इनटू द एनवायरनमेंट, तो वो हैजार्डस होती है। तो इसलिए हम इन स्टेशंस को भी जो है यानी हम जो लोकेट करते हैं तो हम लोकेट करते हैं अवे फ्रॉम द लोड। तो अभी इस स्टेशन से पावर डिस्पैच करना टुवर्ड द लोड, तो वी नीड ए सप्लाई सिस्टम। तो देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ रीजंस, यानी इस तरह हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में आपने रेडिएक्टिव वेस्ट जो है तो वो आपने डिस्पैच करना होगा इनटू द वाटर, एंड फॉर वाटर यू नीड यानी डेफिनेटली नॉट ए स्मॉल रिवर, लेकिन नॉट ए स्मॉल रिवर यानी आपके पास कोई जो है तो सी होना चाहिए, या जो है तो इस तरह नॉट अ बिग ओशन, लेकिन कुछ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास होना चाहिए ताकि उसमें आप उस रिएक्टिव वेस्ट को क्या कर सकें,
डिस्पैच कर सकें। तो इसलिए अभी अगर आप उस न्यूक्लियर साइट को आप नियर टू द वाटर जो है तो आप उसको बिल्ड करते हैं, या नियर टू एनी सी आप कह सकते हैं, नियर टू एनी ओशन अगर आप उसको बिल्ड करते हैं तो, और फिर आप उसको लोड को या लोड की तरफ आपने पावर डिस्पैच करना है, तो डेफिनेटली यू नीड ए सप्लाई सिस्टम। तो दिस इज व्हाई अ नंबर ऑफ रीजंस के व्हाई वी नीड ए सप्लाई सिस्टम। अच्छा, अभी अगर इसमें हम फिर ये बात करें कि व्हाई नॉट जस्ट ट्रांसमिशन, यानी अगर मैं इधर लिखूं कि is we studied that the supply is we studied that the supply system includes transmission and distribution। ठीक, तो अगर हम ये बात करें कि why not on the transmission, ठीक, अगर इधर मैं क्वेश्चन मार्क लिख दूं कि why not on the ट्रांसमिशन, क्योंकि ट्रांसमिशन इज के हम ट्रांसमिट करते हैं पावर को फ्रॉम द जनरेटिंग साइट टू द लोड साइट। अभी हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन की आपके यानी एक इंतहाई दर्जे की इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस ये है कि हम ट्रांसमिशन नॉर्मली करते हैं थ्रू हायर वोल्टेज, थ्रू हाई वोल्टेज। इसकी तरफ अभी हम आएंगे, इसको अभी हम डिटेल जो है स्टडी करेंगे कि व्हाई वी नीड हाई वोल्टेज बेसिकली। लेकिन आप फॉर द टाइमिंग आप इतने ही समझे कि हम ट्रांसमिशन करते हैं थ्रू हाई वोल्टेज, यानी थ्रू हाई वोल्टेज मीन कि दैट वोल्टेज इज हायर एज कंपेयर टू द डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। यानी अगर हम ट्रांसमिशन वोल्टेज की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन नॉर्मली हम करते हैं थ्रू 132 केवी। ठीक, इस तरह जो है तो ट्रांसमिशन हम करते हैं थ्रू 66 केवी, इस तरह जो है तो हम थ्रू 33 केवी जो है तो हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। दिस इज द ट्रांसमिशन दैट टेक्स प्लेस इन आवर कंट्री बेसिकली। अगर हम वर्ल्ड वाइड अगर हम ट्रांसमिशन रेंजेस देखें तो एक आपके पास है हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज दिस फिगर यू नीड टू कंफर्म, दिस में नॉट बी राइट, लेकिन जितना मेरा इल्म है तो हाई वोल्टेज आपके पास एग्जिस्ट करती है फ्रॉम 33 केवी, या आप कह सकते हैं कि 32 केवी से 220 केवी तक, 220 केवी तक। फिर इसके बाद जो रेंज आती है ऑफ द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, फिर वो आपके पास होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं EHV। EHV मीन्स द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इसकी जो रेंज है ये फिर रेंज मूव करती है फ्रॉम 220 केवी टू सम, ये फिगर्स आप मैं दोबारा क्योंकि आपने कंफर्म करने, लेकिन दिस में भी अप टू 650 केवी या ये अप टू 700 केवी, चलें 650 केवी कर देते हैं। और इसके बाद आपके पास आता है हाई अल्ट्रा हाई वोल्टेज, दैट इज नोन एज UHV। और UHV आपके पास फिर यानी 650 प्लस 650 केवी प्लस जितने भी वोल्टेज से आप ट्रांसमिशन करें तो दैट इज द अल्ट्रा हाई वोल्टेज। यानी मैं कह रहा हूँ कि 650 केवी प्लस यानी 700 केवी, 800 केवी एंड अबव, ये आप सारे अल्ट्रा हाई वोल्टेज के अंदर जो है तो ये इंक्लूड होते हैं। दिस इज द ट्रांसमिशन सिस्टम। अभी हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो व्हाई वी नीड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो द रीजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज
कि अगर आप अपने घर के अंदर अगर आप अपनी अप्लाइंसेस को देखें, जिस तरह यानी रेफ्रिजरेटर है या एसी है या जो है तो आप पंप अपने वाटर पंप को देखें या और चीज़ों को देखें, तो नॉर्मली उनको जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है तो देट इज फ्रॉम 220 टू 400 वोल्ट्स। ठीक, इसी तरह अभी अगर हम आप इंडस्ट्रीज की बात करें तो नॉर्मली इंडस्ट्रीज में जो वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं तो देट इज 11 केवी वोल्टेज। ठीक, फिर उसके अंदर जो है तो फिर मुख्तलिफ वोल्टेज जो है तो वो रिक्वायर्ड होती है, तो वो फिर अपने नीड के मुताबिक इस 11 केवी को फिर स्टेप डाउन करते हैं। वो स्टेप डाउन आपके पास फिर 400 लाइन वोल्टेज में भी हो सकती है और या मुख्तलिफ वोल्टेज भी हो सकती है, लेकिन ये हम 11 केवी वोल्टेज हम उनको बेसिकली क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। और इधर अगर आप रेजिडेंशियल एरिया की बात करें तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल में नॉर्मली आपके पास जो वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं दैट इज फ्रॉम 220 टू 400 वोल्ट। अभी चूंकि कंज्यूमर्स डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स है, लाइक दिस इज एन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जिसको 11 केवी जो है तो रिक्वायर्ड है इंडस्ट्रियल में। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, और इस तरह ये डोमेस्टिक डोमेस्टिक कंज्यूमर। ठीक, तो द रीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज बेसिकली द रीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो लोड्स हैं उनके रिक्वायरमेंट डिफरेंट है रिगार्डिंग द वोल्टेज एंड पावर, रिगार्डिंग द पावर और फिर रिगार्डिंग द वोल्टेज के वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज उनके लिए चाहिए ताकि वो उस पावर को जो यूटिलाइज कर सकें। तो इसलिए हम फिर इस वोल्टेज को जो है तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हम इस वोल्टेज को यानी ट्रांसमिशन वोल्टेज, अगर आप इसमें से मिनिमम वोल्टेज भी लें दैट इज 33 केवी वोल्टेज, तो इसको जो है तो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो अप्लायंसेज या आप कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट यूज होता है एट द लोड साइड यानी इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक में, वो इस वोल्टेज को बेयर नहीं कर सकते, वो लोअर वोल्टेज पे जो है तो वो चूंकि रन होते हैं, तो इसलिए। और वो भी फिर उनमें भी फिर वोल्टेज गेप जो है तो डिफरेंट होता है, यानी इंडस्ट्री में एक वोल्टेज चाहिए होता है, डोमेस्टिक में दूसरा वोल्टेज चाहिए होता है। तो इसलिए इस वोल्टेज को फिर हम फर्दर स्टेप डाउन करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग टू द नीड जो है तो कंज्यूमर्स को हम डिलीवर करते हैं। तो देट step down of the voltage or further the distribution of the voltage to the industry, domestic or commercial. So that is basically the distribution, and that is the main reason why we need distribution. So this was an overview of this chapter regarding the supply system. The main components of the supply system include the transmission system और फिर आपके पास यानी distribution system. तो चलिए अभी हम इसको इन डिटेल जो है तो हम स्टडी करते हैं और आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो अगर आगे हम प्रोसीड करें तो लेट मी रेज दिस फर्स्ट। अच्छा, जो नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज द इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। तो इस इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज द कन्वेयंस the conveyance of electric power from the power station to the consumers premises is known as
इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक। अभी हमने यही चीज जो है तो हमने डिस्कस की सप्लाई सिस्टम को, लेकिन दिस इज द मेन डिफिनीशन कि सप्लाई सिस्टम इज बेसिकली एनी सिस्टम जो पावर सप्लाई करता है या कन्वे करते हैं फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द लोड, या कह सकते हैं द कंज्यूमर्स प्रेमिसेस। और इसमें अगर हम इस इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम को अगर इधर मैं मेंशन करूं तो हम कह सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स अगर हम देखें इसमें, तो द प्रिंसिपल components of any electric supply system are the following. There are mainly two principal components of the electric supply system. The one is the transmission system. The one is the transmission system, or the second is the distribution system. These are the two main components of any electric supply system. Although your book has mentioned a third component as well, इसको मैं add कर लेता हूँ red पे कि this is not necessarily the part, but since your book has mentioned, उन्होंने mention किए कि even the power station is included in the इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। लेकिन मेनली किसी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम के जो मेन दो कंपोनेंट्स हैं, तो these two main components are the transmission system and distribution system। वो क्यों और किस तरह वो जो है तो हमने स्टडी करनी है कि हम किस तरह जो है तो ये क्यों जो है तो रिक्वायरमेंट है, व्हाई वी नीड ट्रांसमिशन, और सेकंडली व्हाई नीड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अभी अगर हम इस सप्लाई सिस्टम को हम डिस्कस करें रिगार्डिंग इट्स टाइप्स, तो इधर मैं मेंशन कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम is broadly categorized into two types। ठीक, कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम वो बेसिकली आपके पास कैटेगराइज है into two टाइप्स। एक आपके पास होता है एसी और डीसी सप्लाई सिस्टम, एंड द सेकंड इज overhead or underground system। ठीक, अभी अगर इसको हम डिस्कस करें तो देखें, एक आपके पास जो कैटेगराइजेशन है ना इस सप्लाई सिस्टम की, तो दिस कैटेगराइजेशन इज रिगार्डिंग आप कह सकते हैं कि द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, आप कह सकते हैं द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी किस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई सिस्टम है, यानी इट इज अल्टरनेटिंग और इट इज डीसी। means AC means the alternating current supply system and DC means the direct current supply system।
और सेकंड जो है द ओवरहेड और अंडरग्राउंड, तो इट इज रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन, रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन। वो भी अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं मेंशन कर दूँ कि दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज रिगार्डिंग द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओवरहेड मींस के आपके पास ये सप्लाई सिस्टम जो है, तो ये ओवरहेड सप्लाई सिस्टम है। ओवरहेड मींस द कंडक्टर्स आर सप्लाइड overhead in the air through poles, यानी इधर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी the overhead is something of the sort कि आपके पास यानी poles होते हैं। if for example if this is a pole and this is a pole, तो आप इस लाइंस को थ्रू दिस पोल्स ओवरहेड इन द एयर जो है तो सप्लाई करना है। तो दिस इज एन ओवरहेड सप्लाई सिस्टम। जो नॉर्मली पाकिस्तान में जो सप्लाई सिस्टम है, तो दैट इज द ओवरहेड सप्लाई सिस्टम, ठीक, जो नॉर्मली यूज होता है। इसी तरह अंडरग्राउंड सप्लाई सिस्टम इज समथिंग, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इफ दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक, इफ दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और आप इस सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे जो है तो आप अपनी जो केबल्स हैं वो जो है तो आप बिछा दें। दिस इज मैं लिख देता हूँ कि दिस इज द सरफेस, आप कह देते हैं कि दिस इज द अर्थ सरफेस, ठीक, और इस अर्थ सरफेस के भी नीचे हम कंडक्टर्स अगर बिछा दें और डिस्ट्रीब्यूशन कर दें या सप्लाई कर दें सिस्टम की, तो दैट इज द अंडरग्राउंड सिस्टम है। देखें नॉर्मली अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो जो ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन हमेशा आपके पास ओवरहेड ही होता है, क्योंकि और ट्रांसमिशन की जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है तो वो आप अंडरग्राउंड सिस्टम जो है तो आप उसको कर सकते हैं, ओवरहेड भी हो सकते हैं, अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें, ये जो अंडरग्राउंड सिस्टम है, दिस अंडरग्राउंड सिस्टम इज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द ओवरहेड सिस्टम। इधर मैं लिख देता हूँ कि underground system is expensive as compared to the overhead supply system. Now what is the reason कि जो overhead जो underground supply system है that is expensive as compared to the overhead system? Then reason is कि एक तो ये कि आपने डिगिंग करनी है, सेकंड ये है कि आपने इनके बीच में जो अंडरग्राउंड सिस्टम है तो इनके केबल के बीच में आपने प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है। ऑन द अदर हैंड अगर आप ओवरहेड सिस्टम को देखें तो उनके बीच में जो इंसुलेशन है तो द इंसुलेटर इज बेसिकली द डाइलेक्ट्रिक एयर, ठीक, इनके बीच में जो इंसुलेशन है इस ओवरहेड लाइंस के बीच में, तो एयर एक्ट्स एज एन insulator between these overhead conductors. On the other hand, अगर आपने अंडरग्राउंड सिस्टम में आपने केबल बिछाने तो इनके बीच में आपने प्रॉपर इंसुलेशन जो है तो यानी आपने फिर प्रोवाइड करनी। सेकंड ये है चूंकि ये अंडरग्राउंड है तो अगर इनमें फॉल्ट वगैरह आता है या अगर आपके पास कोई कंडक्टर ब्रेक करता है या फॉल्ट आता है तो फिर इसको लोकलाइज करना जो है तो डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू द ओवरहेड सिस्टम, ठीक। यानी फर्स्ट मैं लिख देता हूँ इसमें पॉइंट्स के व्हाई दिस अंडरग्राउंड सिस्टम इज एक्सपेंसिव। Number one is proper insulation of the underground system. Proper. Okay, इसको why underground system is
expensive. Expensive, this is the question. तो इसके number of points हैं, मैं mention करता हूँ. सबसे पहले ये proper insulation. You need to provide proper insulation to the underground system, and in the overhead system the air acts as an insulator. Second, fault localization is difficult. Localization is difficult. Fault localization से मुराद ये है कि अगर if you have any fault, any breakage of the conductor below the surface of the earth, you need to localize it. ठीक, क्योंकि वो तो hidden होते हैं below the surface of the earth, उनको localize करना जो तो difficult है as compared to the overhead system. Third जो है तो presence of moisture, moisture in the soil causes corrosion. तो ये है कि इनको प्रॉपर जो है तो आपने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है अगेंस्ट द कोरोजन एज वेल. फोर्थ ये है कि मैकेनिकल स्ट्रेसेस, prevention against mechanical stresses means कि अगर क्योंकि buried है below the surface of the earth, तो if the trucks or something जो है तो वो पास वर्क करते हैं तो वो जो है तो स्ट्रेस करेंगे these conductors to increase breakage या जो है तो डैमेज होगी. तो these are the number of the reasons कि इनकी प्रॉपर जो है तो केयर रिक्वायर्ड है in case of the underground system. So that is why this system is expensive as compared to the overhead system. इसकी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यू कैन फाउंड इट इन बहरिया टाउन एंड इवन इन योर कैपिटल टेरिटरी जो इस्लामाबाद है, या इवन इन द वाकन जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो दैट इज अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये है कि ट्रांसमिशन नॉर्मली मेनली जो है तो वो ओवरहेड ही होती है, क्योंकि आप इतने लार्ज डिस्टेंस पे जो है तो आप डिगिंग और फिर उनकी जो है तो फाल्ट लोकलाइजेशन उनकी प्रिवेंशन जो है तो काफी एक्सपेंसिव है. और इवन जो ट्रांसमिशन है तो वो चूंकि नॉर्मली अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन होती है, तो इसलिए इनकी यानी अंडरग्राउंड होना जो है यानी इतना इफेक्टिव नहीं है रादर एज कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को आप अंडरग्राउंड कर दें तो द रीजन ऑफ द अंडरग्राउंड इज दैट इट इज सेफ बेसिकली. ठीक, it saves the human lives or hazardous injuries compared to the overhead. So these are some of the points which we discussed regarding the electric supply system. अच्छा, अभी इसमें कुछ और चीज जो है तो मैं थोड़ी सी मेंशन करना चाहता हूँ. ट्रांसमिशन जो है तो नॉर्मली हम ट्रांसमिशन को करते हैं इन स्टार कनेक्शन, या आप कह सकते हैं इन वाई कनेक्शन. ये क्यों और किस तरह इसको अभी हम इन डिटेल जो है तो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप फिलहाल इतना ही समझे कि हम जो ट्रांसमिशन करते हैं तो वी द ट्रांसमिशन लाइंस आर बेसिकली अरेंज्ड इन वाई कनेक्टेड. वाई कनेक्टेड मींस दिस इज बेसिकली ए वाई कनेक्शन. ठीक, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट कि व्हाट इज द वाई कनेक्शन. कि आपके पास तीन फेजेस होते हैं इसके अंदर, थ्री फेज सिस्टम के अंदर, यानी फेज ए, इस तरह फिर फेज बी और इस तरह फेज सी, एंड द वन इज द न्यूट्रल पॉइंट. तो ट्रांसमिशन सिस्टम या आप कह सकते हैं ट्रांसमिशन लाइंस आर कनेक्टेड इन वाई कनेक्शन. और ये इसको हम बोलते हैं थ्री फेज and three wire system. Three phase and three wire system. Three phase and three wire system. अगर अभी आप इधर देखें इस वाई कनेक्शन में तो यू कैन सी हियर फोर वायर्स, वन फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड द फोर्थ इज न्यूट्रल. बट व्हाई थ्री फेज एंड थ्री वायर? बिकॉज द न्यूट्रल, द फोर्थ वायर इन द ट्रांसमिशन सिस्टम इज ग्राउंडेड. ठीक, इसको ये किस तरह ग्राउंडेड ये अभी मैं आगे जो है तो डिस्कस करूंगा.
लेकिन जो रन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन, तो ओनली द थ्री फेजेस रन बेसिकली इन द फेज ए, द फेज बी एंड द फेज सी. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम. फेज 1, phase 2 or phase 3, and the number of wires are 1, there are 2 and 3. That is why it is called as three phase wire. On the other hand, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो द डिस्ट्रीब्यूशन में एक जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी जो फीडर्स हैं, चल इनको भी हम इन डिटेल डिस्कस करें, लेकिन फॉर टाइमिंग आप इतने समझे कि अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस इन थ्री फेज और थ्री वायर. ठीक, ये थ्री फेज और थ्री वायर जो है, तो ये आपके पास जिस कनेक्शन में ये कनेक्टेड होता है, तो दैट इज द डेल्टा कनेक्शन. ठीक, यानी द कनेक्शन इज द डेल्टा कनेक्शन. इसको मैं दोबारा मेंशन कर देता हूं. द कनेक्शन इज द डेल्टा connection, or a part of the distribution system is in three phase or four wire. Three phase and four wire system. यानी इसको मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि जो लाइंस आपने, अगर आपने घर के बाहर आप देखें, तो जो लाइंस आते हैं और वो डिप करते हैं इनटू द ट्रांसफार्मर, जो डिप करते हैं इनटू द ट्रांसफार्मर, मैं मेंशन कर दूं टी स्टैंड्स फॉर द ट्रांसफार्मर. तो जो डिप करते हैं इन द ट्रांसफार्मर, तो वो बेसिकली है थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम डेल्टा कनेक्शन. और फिर जो ट्रांसफार्मर से बाहर आके निकलते हैं, तो दैट इज इन द थ्री फेज और फोर वायर सिस्टम, और ये आपके पास कनेक्टेड होते हैं इन द स्टार कनेक्शन. So why three phase? Because we have three phases in the star connection, and the fourth wire आपके पास stand करते हैं for the neutral, and the neutral in this case is not grounded, बल्कि it runs along the three phases. ठीक, ये आपके पास phase A, इसी तरह ये आपके पास phase B, this is phase C, and this is the neutral. तो इसका भी हम in detail discuss करेंगे, लेकिन this was just an overview. तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं अपने इस लेक्चर को. Now the next topic we have is typical AC power supply scheme. The typical AC power supply scheme. Now you can see the word AC. So now we are talking about the alternating current supply scheme. हमने अभी डिस्कस किए. We have two types of supply schemes regarding the electric current. आपके पास alternating current supply scheme है या direct current. So now here we are talking about the AC power, यानी the alternating current supply scheme. तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं. And you have a figure in your book. अगर उसको मैं कॉपी करूँ, तो मैं मेंशन करूँ.
अच्छा, typical AC power supply scheme. So this is the figure from your book. अगर इस फिगर को हम स्टडी करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसको मैं बिल्कुल कैटेगरी वाइज जो है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर जो है तो शायद एक और फिगर खुद भी बना के आपको एक्सप्लेन करूं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर चलिए इसको हम एक्सप्लेन करें तो टिपिकल एसी पावर सप्लाई स्कीम को अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ए जनरेटिंग स्टेशन। ठीक, इसको इधर मैं मेंशन कर देता हूँ। वी हैव ए जनरेटिंग स्टेशन दैट इज द जीएस। दिस इज आप कह सकते हैं कि द फर्स्ट पोर्शन ऑफ योर सप्लाई स्कीम। ऑल्दो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जो मेंशन किया कि in AC supply scheme you have mainly two systems, one is the transmission and the second is distribution. Like in your book has mentioned the generating station is a part of the AC supply scheme. So let us put the generating station as well. अच्छा, इस जनरेटिंग स्टेशन को आप देख रहे हैं तो वी हैव द जनरेटिंग स्टेशन। ठीक, एंड जनरेटिंग स्टेशन वी डेफिनेटली हैव अ नंबर ऑफ जनरेटर्स। और फिर इस जनरेटिंग स्टेशन में आपके पास जो है तो यानी इंटरकनेक्टेड मॉडर्न सिस्टम है। यू विल हैव एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम, यानी कि इधर मैं मेंशन कर दूं कि इस जनरेटिंग स्टेशन जो है तो ये बेसिकली आपके पास एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होगा। बेसिकली इंटर या फॉर अ टाइम बिंग आप इस इंटरकनेक्टेड को चले आप रहने दें, क्योंकि देन यू हैव अ नंबर ऑफ इश्यूज आपके पास काफी सारे ट्रांसमिशन लाइन पहले। फॉर एग्जांपल लेट वी हैव ए सिंगल जनरेटिंग स्टेशन एट द मोमेंट। ये जनरेटिंग स्टेशन अगर आप देख रहे हैं तो ये जनरेटिंग स्टेशन आपके पास जो जनरेशन कर रहा है तो इट इज जनरेटिंग एट 11 केवी। हियर हम जितने भी वोल्टेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं ना इस केस में, जितने भी वोल्टेजेस, तो दीज वोल्टेजेस आर बेसिकली द लाइन वोल्टेजेस। लाइन voltages, these are basically the line voltage। जितने भी वोल्टेज हम डिस्कस करेंगे तो आपके पास सारे के सारे क्या होंगे, द लाइन वोल्टेज। और नाउ व्हाट इज द लाइन वोल्टेज? तो द लाइन वोल्टेज इज द वोल्टेज बिटवीन द टू फेजेस। अगर आपके पास कोई भी दो फेजेस हो, यानी फेज ए और बी, और इनके बीच में अगर मैं वोल्टेज लूं, यानी इफ आई टेक द वोल्टेज वी ए बी, तो दिस वोल्टेज इज द लाइन वोल्टेज। ठीक, और इसी तरह आपको फेज वोल्टेज का भी पता है कि अगर फर्ज करें आप फेज ए और न्यूट्रल के बीच में आप कोई वोल्टेज लें तो देन दैट वोल्टेज विल बी द फेज वोल्टेज। और अगर आप दो फेजेस के बीच में आप वोल्टेज लेते हैं तो दैट वोल्टेज इज द लाइन वोल्टेज। दिस इज द फेज वोल्टेज। ठीक, तो इसलिए हम इधर जितनी वोल्टेज की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइन वोल्टेज। So the generator is generating the voltage at 11 kV। ठीक, अच्छा, अभी ये वोल्टेज सॉरी जब आप यानी पावर जनरेट करते हैं और यू आर जनरेटिंग एट 11 kV, और फिर आपने इसको डिस्पैच करना है टू दिस कंज्यूमर। तो लेट वी कॉल दिस कंज्यूमर। अगर इसको हम कह लेते हैं कि दिस इज द लोड बेसिकली, लोड। ठीक, तो अभी इनके बीच में इस जनरेटिंग स्टेशन, और अगर इसको मैं कह देता हूं कि सेकंड थर्ड, ठीक, अगर इसको मैं कह देता हूं कि दिस इज द फोर्थ पॉइंट, तो इस जनरेटिंग स्टेशन और इस लोड के बीच में आपके पास जितना भी इंटायर सिस्टम होगा तो दैट विल बी द सप्लाई सिस्टम। तो अभी इसके बीच में अगर आप इस सिस्टम को देखें तो द सेकंड थिंग वी हैव इज द ट्रांसफार्मर। हियर ये आप देख सकते हैं, दिस इज द ट्रांसफार्मर। नाउ दिस ट्रांसफार्मर इज ए पावर ट्रांसफार्मर और दिस इज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आप कह सकते हैं कि दिस इज ए पावर ट्रांसफार्मर that steps up the voltage from, आप देख सकते हैं इट इज मेंशन कि 11 kV और स्लैश
132 केवी। ठीक, ये पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ये पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप करते हैं वोल्टेज को फ्रॉम 11 केवी टू 132 केवी। और अभी अगर आप ये देखें कि वेयर दिस ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर इज लोकेटेड, so this power transformer is located in the generating at the site of the generating station। या आप कह सकते हैं कि ये आपके पास जो जनरेटिंग सब स्टेशन है ना उसके अंदर ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, लोकेटेड होता है। यानी इसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि दिस ट्रांसफार्मर इज लोकेटेड, इसको मैं लिख देता हूँ कि लोकेटेड this transformer is located in the generating sub station। ठीक, अच्छा, अभी this transformer steps up the voltage to 132 kV for the sake of transmission, for the sake of transmission। why it steps up the voltage? This is for the sake of transmission। मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ for the sake of transmission। For the sake of transmission, this transformer steps up the voltage from 11 kV to 132 kV। Now अगर हम इधर ये डिस्कस करें कि why we need to step up the voltage, देखिए the reason is, अगर मैं इधर मेंशन कर दूं from here, if I take a line और मैं इधर मेंशन कर दूं कि why we need to step up the voltage, why need of step up in the voltage, question mark, why, what is the need to step up the voltage। तो चलें इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, we know that we have a relation of power, that the power is equal to, generally power is the product of voltage and current। This is equation number 1। ठीक, for example, if we are dispatching a power of say 200, या बल्कि आप इस तरह करें कि फॉर एग्जांपल, हाँ चले आप इस तरह करें कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर डिस्पैचिंग ए पावर ऑफ 200 मेगावाट्स थ्रू ए वोल्टेज, सपोज अगर इसको हम स्टेप अप्लाई करें, अगर इसको हम डिस्पैच करते हैं थ्रू ए वोल्टेज ऑफ 11 केवी, 11 केवी और मल्टीप्लाई बाय करंट, ठीक, आई। तो अगर इसे मैं आई फाइंड आउट करूं तो द आई विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 11, 18.18 किलो एम्पियर्स। ठीक, ये आपके पास रहेगा द करंट इफ आई ट्रांसमिट this power of 200 megawatts where 11 kV voltage। on the other hand, अगर इसको मैं स्टेप अप करता हूं तो now the 200 megawatts power that I need to transmit, अगर इसको मैं ट्रांसमिट करता हूं थ्रू 132 kV of voltage multiply by I, तो इस केस में अगर आप करंट को फाइंड आउट करें तो द करंट वी विल बी इक्वल टू 200 divided by 132, 1.5 किलो
एम्पियर्स। दिस इज जस्ट ए सुपोजिशन। अभी आप देखें, इस I1 को आप देखें और इस I2 को देखें। Now when this current flows along the transmission line, जब आप इसको ट्रांसमिट करेंगे, तो we know that we have the power losses. P loss, we know that the power loss is equal to I square R. We know this is, we have the power losses I square R. अभी जितना आपके पास करंट ज्यादा होगा तो इतना आपके पास लॉसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सेकेंडली, अभी अगर आप R को देखें तो वी नो दैट वी हैव ट्रांसमिशन लाइन। तो इस ट्रांसमिशन लाइन की डेफिनेटली आपके पास कुछ लेंथ डेफिनेटली आपके पास होगी, और वी नो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस कि R is directly proportional to the length of the conductor। जितना कंडक्टर का लेंथ ज्यादा होगा उतनी उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए जितनी आपके पास लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन जो है तो वो इंक्रीज करेगी, इसके साथ साथ इसकी रेजिस्टेंस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इसलिए अभी अगर आप इंक्रीज रेजिस्टेंस को हाई करंट के साथ जो है तो यानी फ्लो कराएं, मतलब लो वोल्टेज के साथ, तो लो वोल्टेज के साथ करंट ज्यादा होगा, तो उस केस में आपके पास जो पावर लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अगर आप वोल्टेज बढ़ाएं तो फॉर द सेम पावर, तो आपके पास जो करंट होगा वो लो हो जाएगा और उसके साथ साथ आपके पास जो लॉस होगा क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस होगी। तो दिस इज द रीजन के व्हाई वी नीड टू स्टेप अप द वोल्टेज, ठीक, फॉर द सेक ऑफ ट्रांसमिशन। सेकेंडली, आप ये भी देख सकते हैं कि एज आर जो है तो वो इंक्रीज कर रहा है विद द लेंथ, एज आर इंक्रीजेस विद द लेंथ, तो जितनी आपके पास लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो है तो ज्यादा होगी, इधर मैं लिख देता हूं कि एज द लेंथ और डिस्टेंस increases, so are the power losses, यानी जितनी आप लेंथ या इंक्रीज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन, या आप कह सकते हैं जो डिस्टेंस आपको ट्रेवल करने के ट्रांसमिशन लाइन अगर आप वो इंक्रीज करें तो उसके साथ आपकी पावर लॉसेस जो है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो इसलिए अगर आपने इन पावर लॉसेस को कम रखना है तो जितने से ज्यादा वोल्टेज को बूस्ट अप करेंगे तो उतना आपके पास करंट मिनिमम से मिनिमम आएगा और आपके पास आई स्क्वायर लॉसेस क्या होंगी, वो मिनिमाइज होंगी। लेकिन इसमें अब एक लिमिटेशन है ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। वो लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन कुछ नहीं है कि अगर इसको मैं रब कर दूं और आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं इस लिमिटेशन को कि व्हाट इज द लिमिटेशन, कि हम क्यों जो है तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम बस वोल्टेज को जो है ना वो हम इंतहाई ऊपर कर दे तक ले बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें। द लिमिटेशन इज कि वी नो कि दिस इज द सिंबल ऑफ द ट्रांसफार्मर, वी हैव प्राइमरी वाइंडिंग्स, और चूंकि आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स एट द सेकेंडरी आर ग्रेटर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ वाइंडिंग एट द प्राइमरी। ठीक, तो अगर ये आपके पास ट्रांसफार्मर है या स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दिस इज the 11 kV to 132 kV ट्रांसफार्मर है। अभी अगर इस ट्रांसफार्मर को मैं इंक्रीज करना चाहता हूं, यानी इसको इसकी स्टेप अप के लिस्ट में बढ़ाना चाहता हूं, अगर सपोज मैं 132 kV से इसको सपोज अगर मैं 220 kV पे मैं लेके जाता हूं तो व्हाट विल हैपन। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सेकेंडरी साइड पे आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है ना, यानी इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं विद एनएस। एनएस मींस द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी, आपके पास क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक, फर्स्ट। सेकंड, जब आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो इन टर्न्स के बीच में आपके पास जो है ना एक इंसुलेशन होती है। these are the turns, is round, so this dash is basically the insulation between the turns। तो इनके बीच में ये इंसुलेशन जो है ना, द इंसुलेशन बिटवीन द टर्न्स ये भी आपके पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी।
insulation will increase, is greater means insulation will increase, ठीक। तो अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो इट मींस कि आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज करेंगे तो आप इंसुलेशन जो तो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये है कि ये दो चीजें, ये है कि इनको हैंडल करना, या फिर आपके पास ये कॉस्टली पड़ेंगे, ये आप हैंडल करना जो है तो फिर मुश्किल होगा। और thirdly फिर अगर आप पावर प्रोटेक्शन के लिए अगर आपके पास डिफॉल्ट्स वगैरह आते हैं, यानी सर्किट ब्रेकर्स हैं, रिलेज वगैरह हैं, या इन बल्क अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको बल्क इनको नाम करते हैं स्विच गियर, जिसमें आपके पास रिलेज भी होते हैं और इस तरह सर्किट ब्रेकर्स भी होते हैं, आइसोलेटर, की सारी चीजें जो के अंदर आ जाती हैं। तो अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो आपके पास फिर स्विच गियर की कैपेसिटी भी जो है तो इस तरह इंक्रीज होनी चाहिए ताकि वो उस वोल्टेज को क्या कर सके, कॉम्बैट कर सके, ठीक। तो दिस इज द रीजन के व्हाई इस तरह हम नहीं करते कि आप जितनी मर्जी जो है तो वोल्टेज इंक्रीज करें। दीज आर फ्यू ऑफ द लिमिटेशंस जिसकी वजह से आप इस तरह नहीं कर सकते कि बस वोल्टेज जितनी मर्जी वो हम इंक्रीज करें। अच्छा, तो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पे हम आ जाते हैं कि व्हेन दिस वोल्टेज इज इंक्रीज, तो ये वोल्टेज जब आप फिर इंक्रीज करते हैं तो फ्रॉम दिस ट्रांसफार्मर, यानी ये जो आपके पास फ्रॉम दिस ट्रांसफार्मर, इसको मैं मार्क कर देता हूँ विद ब्लैक, फ्रॉम दिस ट्रांसफार्मर, ये जो अभी हमने 0.2 मेंशन किया, अगर ये 0.2, इस तरह आपके पास 0.1, ठीक। तो फ्रॉम दिस 0.2 अप टिल दिस 0.3 आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस 0.3, ये आपके पास है ट्रांसमिशन, और ये ट्रांसमिशन आपके पास मूव कर रही है फ्रॉम दिस 0.3 टू, ये फिर आपके पास 0.4, और ये फिर आपके पास 0.5, ठीक। तो फ्रॉम 0.2 टू 0.5 वी हैव द ट्रांसमिशन सिस्टम, इसको मैं मार्क कर देता हूँ TRS, TRS मीन द ट्रांसमिशन सिस्टम। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो फ्रॉम द 0.2 टू द 0.3 वी हैव द वोल्टेज ऑफ 132 kV। इधर आपके पास जो वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही है among the transmission line, so this is 132 kV। at 0.3 आप देख सकते हैं we have another transformer that steps down the voltage from 132 to 33 kV। तो इस 0.2 और 0.3 के बीच में जो आप ट्रांसमिशन है, तो दिस ट्रांसमिशन इज नोन एज द प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक। और फिर आप देख सकते हैं कि एट द पॉइंट 3 व्हेन द वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू 33 kV, तो फ्रॉम, और दिस इस 0.3 को ये बेसिकली आपके पास है द होल 0.3 है, इसको मैं रख देता हूं, this is whole 0.3, sorry, this whole is basically 0.3, यानी दिस ट्रांसफार्मर और ये रिसीविंग स्टेशन की आपके पास है, दिस इज 0.3, यानी दिस ट्रांसफार्मर इन द रिसीविंग स्टेशन इज 0.3 मींस दैट दिस ट्रांसफार्मर इज लोकेटेड एट द रिसीविंग स्टेशन। इस रिसीविंग स्टेशन में आपके पास ये ट्रांसफार्मर जो है इंस्टॉल होता है 132 टू 33 kV। ये स्टेप डाउन करते हैं इस वोल्टेज को फ्रॉम 132 टू 33 kV। From this 0.3 to onwards up to this 0.4, इस पर मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस 0.4 आपके पास जो फिर वोल्टेज होती है इस लाइन के अंदर, तो दिस इज 33 kV, 33 kV, ठीक। एंड दिस फ्रॉम 0.3 टू 0.4 पे आप देख सकते हैं कि दिस इज आल्सो ट्रांसमिशन, बट दिस ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी ट्रांसमिशन, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं विद SE, ठीक। और दिस फ्रॉम 0.2 टू 0.3 वी हैव द प्राइमरी ट्रांसमिशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, ठीक। तो इधर 0.3 पे मैं लिख देता हूं कि 0.3 वी हैव द receiving, we have the receiving station,
We have the receiving station. What happens in the receiving station? Okay, the voltage is stepped down from 132 to 33 kV. ठीक. Where at point 4 we have clear कर दूं. This point 3 is the receiving station. ST, ठीक, receiving station. 8.4 अगर आप देखें तो 8.4 we have another transformer or this transformer is located in the substation. इसको मैं again थोड़ा सा correct कर दूं. And this is basically the point 4. ठीक, यानी this transformer is located in this substation. This substation आप देख सकते आप यानी point 4 को अगर मैं mention कर दूं तो this is a substation. substation आपने देखे होंगे आसपास आपके जो सिटीज के अंदर आपने ग्रिड स्टेशन देखे होंगे या जो सब स्टेशन है. तो these grid stations are basically the substation जिधर आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन है वो टर्मिनेट करता है और फ्रॉम दिस सबस्टेशन ऑनवर्ड्स आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है. तो इसमें आपके पास दोबारा जो है तो 33 केवी जो है वो स्टेप डाउन होता है इनटू 11 केवी. 11 केवी. तो अगर इधर अभी मैं मेंशन कर दूं तो फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट 4 वी हैव द ट्रांसमिशन सिस्टम. जिसको मैं मेंशन कर देता हूं बाय टी आर. इसी तरह फिर पॉइंट 2 से पॉइंट 3 के बीच में आपके पास जो ट्रांसमिशन है तो दैट इज नोन एज द प्राइमरी ट्रांसमिशन. इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं विद पीटी. और इसी तरह फिर फ्रॉम पॉइंट 3 टू पॉइंट 4 वी हैव द सेकेंडरी ट्रांसमिशन दैट इज एसटी. एक चीज आप याद रखें कि दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन इन ऑल पावर सिस्टम दिस इज नॉट कंपल्सरी कि आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन आपके पास लाजमी. ठीक, आपके पास इस तरह हो सकता है आपके यानी आपके पास सिर्फ एक ही ट्रांसमिशन और दैट इज द प्राइमरी ट्रांसमिशन. मैं आपको एग्जांपल लेता हूं. यानी सपोज आपके पास एक पावर स्टेशन हो. सपोज आपके पास अगर कुछ यूं हो कि ये आपके पास जनरेटिंग स्टेशन या बल्कि इसको मैं सिंपल कर देता हूं. यानी अगर आपके पास कुछ यूं सिनेरियो हो कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द जनरेटिंग स्टेशन. ठीक, इसके बाद फिर आपके पास यानी ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप करता है फ्रॉम 11 केवी टू 33 केवी. ये बीच में फिर आपके पास ट्रांसमिशन. दिस इज द ट्रांसमिशन सिस्टम. इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं TRS. एंड दिस इज नाउ सिंपल द प्राइमरी ट्रांसमिशन. इसको आप कह सकते हैं कि PT यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन. फिर ये ट्रांसमिशन आपके पास रीच करता है टू द सब स्टेशन. इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं विद SS. एंड दिस सब स्टेशन इज बेसिकली द ट्रांसमिशन सब स्टेशन यानी TSS. TSS मींस द ट्रांसमिशन सब स्टेशन. द ट्रांसमिशन सब स्टेशन TSS. तो इधर आपके पास 33 केवी जो है तो स्टेप डाउन करता है इनटू 11 केवी. और फिर इसके ऑनवर्ड जो है वो आपके पास फिर क्या हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है तो फिर चूंकि आपके पास स्टार्ट हो जाती है. अभी अगर हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो इस केस में अगर आप देखें तो यू हैव ओनली ए प्राइमरी ट्रांसमिशन. ठीक, क्योंकि देयर इज नो नीड ऑफ सेकेंडरी ट्रांसमिशन. क्योंकि आप इधर देख रहे हैं कि आपके पास जो ट्रांसमिटिंग वोल्टेज है बेसिकली लो वोल्टेज 33 केवी. और इधर अगर आप देख सकते हैं तो इधर आपके पास जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है बेसिकली हाई
तो यू नीड टू फर्दर डिवाइड इट, और जिनकी फिर 33 केवी नीड है तो उनको फिर आप फर्दर भी जो है तो यानी आप लेके जा सकते हैं। या आपके पास इस तरह भी हो सकते हैं, यानी नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। अगर आप इधर जो है ना आपके पास यानी 11 केवी हो, 11 केवी अगर आप स्टेप अप करते हैं टू 132 केवी, ठीक। तो द रीजन फॉर सेकेंडरी ट्रांसमिशन, या आप कह सकते हैं कि द रीजन फॉर इधर जो आप सेकेंडरी स्टेप डाउन करते हैं एट द रिसीविंग स्टेशन, व्हाई वी नीड टू डू द 132 to 33 kV, why not directly from 132 to 11 kV, why not? अगर इधर मैं मेंशन कर दूं कि अगर इधर मैं मेंशन कर दूं कि why not direct 132 kV to 11 kV स्टेप डाउन। रीजन आपके पास जो है तो इसके नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। एक तो ये रीजन है कि अगर आप डायरेक्ट स्टेप डाउन करेंगे फ्रॉम 132 kV to 11 kV, तो यू नीड ए क्वाइट लार्ज ट्रांसफार्मर, ठीक। क्योंकि 133 kV की साइड पे आपके पास जो वाइंडिंग्स है वो ज्यादा होंगी, ठीक। 11 और आप सेकेंडरी का कम होंगी, तो यू नीड ए हैवी ट्रांसफार्मर। रादर अगर आप पहले जो है तो इसको कन्वर्ट करें फ्रॉम 132 kV to 33 kV and then from 33 kV to 11 kV। तो although the number of steps have increased, लेकिन ये है कि आपके पास जो ट्रांसफार्मर होंगे तो ये आपके पास फिर स्मॉल ट्रांसफार्मर होंगे, ये दोनों जो है ये कंपेयर टू दिस ट्रांसफार्मर जो आपके पास बिगर ट्रांसफार्मर। सेकेंडली ये है कि अगर फर्ज करें एक सिटी है, ठीक, जो आपके पास फिर इस पॉइंट से आगे ऑनवर्ड है फ्रॉम 132 टू 130 टू 33 केवी, फिर आपके पास यानी जो है तो वो यानी एग्जिस्ट करती हो, तो ये है कि आप फिर इधर से एक 33 केवी का लाइन जो है तो आप इधर यानी लेके जा सकते हैं, इस सिटी को भी और इस सिटी को भी आप जो है तो 33 केवी का लाइन क्या कर सकते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। यानी इट मीन्स कि आप इसकी जो है तो फर्दर फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि ये 33 केवी फिर आपके पास यानी फिजिबल होगा। तो यानी दीज आर अ नंबर ऑफ रीजंस के व्हाई नॉट आप जो है तो बिगर वोल्टेज को एकदम जो है तो स्मॉलर वोल्टेज में आप क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए ये पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर हम ऑनवर्ड जाएं, to the point 4 we have reached। point 4 बेसिकली अभी आपके पास सब स्टेशन है एंड दिस सब स्टेशन इज नोन एज द ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ठीक। इस पॉइंट 4 से ऑनवर्ड्स फिर आपके पास जो है ना जो सिस्टम आपके पास फिर स्टार्ट हो जाए तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी हम कह सकते हैं कि फ्रॉम पॉइंट 4 ऑनवर्ड्स फिर आपके पास जो सिस्टम स्टार्ट हो जाए तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको मैं नेम कर देता हूँ DS, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पॉइंट 5 पे अगर आप देखें, सॉरी पॉइंट 4 पे चूंकि आपके पास वोल्टेज स्टेप डाउन होते हैं फ्रॉम 33 टू 11 के लिए पॉइंट 4, तो पॉइंट 4 से आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो स्टार्ट हो जाती है। फिर एट पॉइंट 5 अगर आप इधर देखें तो वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। इसको मैं लिख देता हूँ DSS, द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। पॉइंट 5 मैं लिख देता हूँ कि द डिस्ट्रीब्यूशन, डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सब। In the distribution substation we again have a transformer और ये इसको जो है वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं फ्रॉम 11 kV टू 400 वोल्ट्स। अच्छा,
और फिर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन टू 0.6 वी हैव द लोड, या आप कह सकते हैं कि वी हैव द कंज्यूमर। अच्छा, so from 0.4 to 0.6 we have the distribution system, और अभी इस 0.4 से अगर 0.5 की तरफ हम आए तो this system is known as the primary distribution. Primary distribution, I represent this with a PD. PD means the primary distribution. और फिर 0.5 to 0.6 we have the secondary distribution, and this whole distribution is known as the distribution system. अब ये देखें, ये जो सब स्टेशन है ना, ये ट्रांसमिशन सब स्टेशन, दिस इज द सब स्टेशन, या दिस इज द ग्रिड स्टेशन व्हिच यू हैव सीन। ये आपके पास 33 to 11 केवी ग्रिड, 33 केवी ग्रिड स्टेशन है, या 132 केवी ग्रिड स्टेशन है, या 220 केवी ग्रिड स्टेशन है, ठीक। तो दिस इज बेसिकली द सब स्टेशन दैट इज लोकेटेड इनसाइड द सिटी, ठीक। और फिर इसमें बेसिकली जो ट्रांसमिशन लाइन है वो टर्मिनेट करते हैं, और इस सब स्टेशन से आगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है। इस सब स्टेशन से आगे जो आपके पास लाइंस फ्लो करते हैं ना, तो आपने देखे होंगे पोल्स के ऊपर, मैं आपको इधर मेंशन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ए पोल, तो आपने दो टाइप्स के लाइंस देखे होंगे अपने घरों के बाहर। एक आपके पास वो लाइंस होते हैं जो तीन लाइन जो है तो ऊपर के होते हैं हॉरिजॉन्टली, यानी ये आपके पास एक लाइन इस तरह, ये आपके पास सेकेंड लाइन, और इस तरह ये आपके पास थर्ड लाइन। So now this is the distribution system, लेकिन ये आपके पास primary distribution है, this is the primary distribution, और ये primary distribution आपके पास start होती है from the transmission substation, यानी आप कह सकते हैं from the 0.4, यानी आप कह सकते हैं from the grid station जो है, तो ये क्या करती है, रन करती है। ये बेसिकली आपके पास 3 फेज और 3 वायर सिस्टम है, 3 फेज और 3 वायर सिस्टम, और जिस कॉन्फ़िगरेशन में जो है तो ये कनेक्ट होते हैं, तो दैट इज बेसिकली द डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। ये आपके पास 3 लाइंस क्या करती हैं, रन करती हैं। ये आप कह सकते हैं दिस इज द फेज ए, दिस इज द फेज बी, और दिस इज द फेज सी, ठीक। ये 3 लाइन जो है ना फिर आपके पास जिधर गिरती हैं, तो बेसिकली आपके पास होता है द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, यानी इसको भी मैं कुछ इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ। आपने अपने घरों के बाहर जो है ना अपने पोल्स देखे होंगे, इस तरह एक 2 पोल्स जो है तो वो खड़े होते हैं, इसके बीच में जो है तो एक सपोर्ट होती है, और इस सपोर्ट के ऊपर जो है ना ट्रांसफार्मर जो है तो लगा होता है। तो ये तीनों की 3 लाइंस गिरती हैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर, और इस ट्रांसफार्मर से फिर आउट में 4 लाइन निकलती है, 1 2 3 और 4। तो इस 4 लाइन को हम बेसिकली बोलते हैं द 3 फेज और 4 वायर। 4 वायर मीन्स कि जो आपके पास चौथा वायर है तो दैट इज बेसिकली न्यूट्रल। ये आपके पास फेज ए, दिस इज फेज बी, this is phase C, or this is neutral, or this is in the form of Y connected। आपके पास फेज A, आपके पास फेज B, या आपके पास फेज C, और ये न्यूट्रल, ठीक। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, द Y कनेक्टेड। Y connected, न्यूट्रल, फेज B और फेज C। What this transformer does is कि ये 11 kV को स्टेप डाउन करता है into 400 volts। Now here we I already mentioned we are talking about the line voltage। तो ये 400 वोल्ट्स की आपके पास क्या है, लाइन वोल्टेज, यानी दिस इज द वोल्टेज
बिटवीन द टू फेजेस, यानी आप कह सकते हैं कि दिस इज द वोल्टेज वी ए बी या वी बी सी या वी सी ए। और ये लाइंस अगर इसको मैं फर्दर आगे प्रोसीड करूं तो ये आपके पास पोल्स में कुछ इस तरह फ्लो करते हैं कि दे फ्लो वर्टिकली। वर्टिकली अगर मैं मेंशन करूं तो ये कुछ इस तरह मूव करते हैं कि आपके पास फेज ए, तो इस तरह आपके पास फेज बी, और इस तरह आपके पास फेज सी, और इस तरह न्यूट्रल लाइन आपने देखे होंगे कि दे फ्लो वर्टिकली। ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, ये जो डेल्टा कनेक्शन है फीडर ये हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। और ये जो लाइन है ये आपके पास जो ट्रांसफार्मर से जो ट्रांसफार्मर में गिरते हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, और जो ट्रांसफार्मर से बाहर निकलते हैं वो फिर वर्टिकली मूव करते हैं, लाइन ए बी और सी। तो इन लाइन से फिर हमारे पास जो है तो कनेक्शन जाते हैं इनटू द और हाउसेस, ठीक। और इनसे फिर कनेक्शन किस तरह जाते हैं, इट मूव इन द फॉर्म ऑफ सर्विस मेन्स। सर्विस मेन्स इस तरह जो आपके घर में अगर सिंगल फेस कनेक्शन गया हो तो इट विल बी फ्रॉम सपोज के सी और इस तरह न्यूट्रल, ठीक। तो फेस सी और न्यूट्रल पहले आपके पास आते हैं इन द मीटर, जो आपके पास रीडिंग लेता है और यूर हाउसेस के कितने यूनिट है तो आपने कंज्यूम किए होते हैं मीटर। और फिर मीटर से ऑनवर्ड जो है तो ये दो लाइंस फिर मूव करते हैं इनटू द स्विच बोर्ड ऑफ यूर हाउस। स्विच बोर्ड या स्विच पैनल या जो पैनल है पावर पैनल है ऑफ यूर हाउस, उसमें फिर ये क्या करते हैं, ठीक। इसी तरह अगर आपके पास फिर थ्री फेज कनेक्शन, दिस इज ए सिंगल फेज कनेक्शन, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज ए सिंगल फेज कनेक्शन। इसी तरह अगर आपको थ्री फेज कनेक्शन चाहिए तो दीज आर थ्री फेज ए बी सी, तो यू ऑल तो थ्री फेज के लिए फिर आप इन्हीं तीन फेज से फिर क्या लेते हैं, कनेक्शन आप लेते हैं थ्री फेज कनेक्शन। थ्री फेज कनेक्शन मीन कि आपके पास तीनों के तीनों फेज जो तो क्या होंगे, ये मूव होंगे। अच्छा, अभी इस जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके पास लाइंस फ्लो करते हैं फ्रॉम द ट्रांसफार्मर आउट, तो इनको बेसिकली हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बोलते हैं, दिस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक। इसी तरह फिर इन डिस्ट्रीब्यूटर से जो हम कनेक्शन लेते हैं, फिर जो कनेक्शन मीटर में जाती है और फिर मीटर से आगे पैनल पे जाती है, तो जिस वायर के थ्रू हम कनेक्शन लेते हैं तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं सर्विस वायर, या आप इसको बोलते हैं सर्विस मेन। सर्विस मेन, सर्विस मेन, ठीक। इसी तरह जो कनेक्शन यानी जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है जो मूव करता है इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इसके अंदर, तो इनको हम बेसिकली बोलते हैं फीडर। फीडर आपके पास वो लाइन है जो मूव करते हैं फ्रॉम द सबस्टेशन और फिर गिरता है इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। इसको मैं लिख देता हूं, दिस ट्रांसफार्मर इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। इधर आपके पास स्टेप डाउन होता है वोल्टेज 11 to 400 वोल्ट। तो दीज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जिन लाइंस के थ्रू फ्लो करते हैं इनको हम बोलते हैं फीडर, और इन पे नॉर्मल जो नॉमिनल वोल्टेज होती है 11 kV लाइन। इसी तरह ये जो आपके पास वोल्टेज आ रही है 400 वोल्ट, तो ये 400 वोल्ट वोल्टेज आपके पास आती है नॉर्मली रेजिडेंशियल हाउसेस। अगर आप इंडस्ट्रीज वगैरह की बात करें तो इंडस्ट्रीज वगैरह से कनेक्शन सीधा जाता है फ्रॉम द फीडर जो है तो वो जाता है, और फिर ये इंडस्ट्री के अंदर जो है तो जिनके अगर मैं नहीं करूँ तो स्पीड यूज का सॉरी इसको इस तरह का यूज कर सकता हूँ, इसको अगर मैं रब करूँ ठीक। यानी इंडस्ट्री में जो लाइन फिर जाता है तो द फीडर इज बेसिकली द लाइन दैट मूव्स टू द इंडस्ट्री। आप इधर से इस लाइन को लेके जाएं
इंडस्ट्री के अंदर अभी इंडस्ट्री के अंदर अपना एक स्टेशन, या आप कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है तो अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो है तो वो नस्ब होता है। अगर इसको मैं मेंशन करूँ, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो है तो उसके अंदर नस्ब होता है, जो इस 11 केवी फीडर को या इस 11 केवी लाइन वोल्टेज को फिर अपने यूज के मुताबिक जो है तो उसको फर्दर क्या करते, स्टेप डाउन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। So this was all about the typical AC power supply scheme. अभी कुछ मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द कनेक्शंस के किस कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी कनेक्शन जो है तो वो कनेक्टेड होती है एंड व्हाई वी नीड दिस कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन। तो वो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो कुछ होगा। बस देखिए, वी स्टडी कि वी हैव जनरेटिंग स्टेशन, यस ठीक, ये जनरेटिंग स्टेशन जो जनरेटर है ना, तो द जनरेटर इज बेसिकली कनेक्टेड, इज वाई कनेक्टेड।